मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हूँ। पहली बात आपने बोला अलायंस, देखिए कहने की बात नहीं है, आप प्रेस नोट जाके देख लीजिए पाकिस्तान ने जो रिलीज़ करा है, ये जो फॉर्मल चीज़ आई है वो इसको बोल रहा है जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अलायंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अगर कमेंटेटर कर रहे हैं तो वो कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि देखिए टर्की जो है वो उसकी आज वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है और ऐसा लग रहा है टर्की ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस रोड पे क्यों क्यों खड़ा है? क्योंकि जो इजरायली सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से बड़ा खतरा हमें टर्की से है। और टर्की आप जानती हैं वहाँ भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंकारा के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए थे। उन्होंने बात करी थी F-35 देने की टर्की को, और इसराइल ने उसको ब्लॉक करवा दिया है। तो ऑब्वियसली टर्की सोच रहा है कि अगर मेरी लड़ाई हो गई इसराइल के साथ तो क्या अमेरिका और क्या आर्टिकल 5 नेटो का लागू होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है उनको अब बात समझ में आ गई है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उनको समझ में आ गया है कि अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उनकी समझ में आ गया है कि अब जो है हमें रीजनल ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया में उसमें शामिल होके और उसके अंदर हमें योगदान देना है। कैसे? देखिए टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की। आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इसराइल के साथ। और पाकिस्तान जहाँ तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं। वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में। और ये लड़ाई जो है हार चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, जहां पर आप जानती हैं कि जेडी वैंस आए थे और 21 घंटे के अंदर चले गए इस्लामाबाद से, बिना दूसरी तरफ से खाली बाब आए थे बहुत सीरियस बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति से काम हो। अब ये एक बार वो लड़ाई हार गए हैं तो ऐसा नहीं होगा आप एक काम को 10 बार करिएगा तो उसका नतीजा अलग आएगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़ाई हारी जा चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसी दिन हारी गई थी जब 8 अप्रैल था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडियन कमेंटेटर्स उनको ये सारी सोच वहां से ला रहे हैं अमेरिका से। अच्छी बात है, अमेरिका एक ग्रेट पावर है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पर दो और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा अमेरिका का, जब यहाँ से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था ये अब खत्म हो रहा है, ये हमें समझ
इसको समझने में वक्त लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये न सिर्फ कि वेस्टर्न कमेंटेटर बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स भी और भारत के जो पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन जो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रवीण साहनी जी, वो ये है कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, सऊदी अरब समझ में आता है कि वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन टर्की आपने हैरान कर दिया, कह रहे हैं कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी वो कमज़ोर या वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है? भारत के खिलाफ ही अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, इसके अलावा उसको किस बात का डर है? तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे और भारत के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, 3 बातें बताना चाहूँगा आपको। पहली बात तो आई एम सॉरी, मैं फिर से आपको यही बात दोहराना चाहूँगा, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अभी बात आती है भारत की। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए, पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहाँ चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीज़ें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही हैं, देखिए, ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। तो ये कहना कि टर्की आएगा लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ या सऊदी आएगा, ये बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है। देखिए, अब नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया का है तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है इसमें साथ में आने की, इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने की? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने। वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहाँ जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। आप इन बातों को समझिए। अभी मैं आपकी फिलहाल बात जो को मैं आपकी बात को पैराफ्रेज नहीं करना चाहती, बिल्कुल सीधे सीधे समझना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो चीन ही काफ़ी है, यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ेंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, बाकायदा इस बात के सबूत मिलते हैं। तो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है, मैं अलायंस नहीं कह रही हूँ, केयरफुल होकर अग्रीमेंट ही कह रही हूँ, पैक्ट ही कह रही हूँ उसको। तो इसका मतलब पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है टर्की को, सऊदी अरब को, इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहा है, और जो बाकी देश आएंगे उनको भी पाकिस्तान की सिर्फ मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी मदद के लिए ये पैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनको मदद देने के लिए कर रहा है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नाम है कलेक्टिव डिटरेंस। और डिटरेंस का मतलब होता है दूसरे इंसान को डराना, उसको डिटर करना, रोकना। अब वो मदद टर्की को चाहिए कि नहीं चाहिए, वो वक्त बताएगा। अगर टर्की कहेगा मुझे मदद ही नहीं चाहिए इसराइल के खिलाफ, तो फिर वो नहीं देंगे दोनों। अगर टर्की, अभी जो चीज़ अभी हुई है वो ये है कि जब इसराइल अपनी कैलकुलेशन करेगा लड़ाई की, उसमें इस बात को शामिल करेगा कि ये तीनों जो हैं, इन्होंने कलेक्टिव डिटरेंस बनाया है, विच मीन्स एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पर अटैक है। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा टर्की के ऊपर, तो ये दो मुल्क टर्की के साथ आके खड़े होंगे। अब उनको जरूरत है, टर्की को नहीं है, वो तो टर्की तय करेगा। बिल्कुल। अब अगला सवाल और बहुत अहम सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है
कि इस पूरा जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है, इसकी एक छोटी खिड़की के तौर पर हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बिल्कुल इसी तरीके का डिफेंस अग्रीमेंट है। अब सऊदी अरब के ऊपर ईरान का हमला हुआ, सऊदी अरब के ऊपर हुतीस का हमला हुआ, पाकिस्तान की फ़ौजें वहाँ मौजूद हैं सऊदी अरब में, उसके बावजूद भी एक गोली नहीं दागी गई, कोई मदद करने की कोशिश नहीं हुई, सिवाय इसके कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक तरह की शांति स्थापित करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात, इसको इतना पोशीदा रखने की क्या ज़रूरत है कि इस अग्रीमेंट की कोई भी बातें बाहर नहीं आ पाई हैं, सिवाय एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। ये अगर बाकी डिफेंस जो अग्रीमेंट्स हैं अगर उनको देखें, चाहे वो नेटो की बात हो या और भी कई जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं, उसमें एक एक चैप्टर, एक एक क्लॉज सबको पता है कि क्या है और किस तरह से काम करेगा। इसको पोशीदा क्यों रखा गया? और दूसरी बड़ी बात कि अगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ ये काम नहीं किया तो टर्की के इसमें शामिल हो जाने से किस तरह का डिटरेंस बन जाएगा? अब सुनिए, पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं कि इसको बहुत ज़्यादा थ्रेडबेयर समझाया क्यों नहीं गया कि यह एग्रीमेंट क्या है। देखिए, उसका जो कारण है वो बिल्कुल सीधा है। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अमेरिका बाहर नहीं गया है, तो आपस में इनकी बात हो गई है। उसको डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है? वेस्ट के अंदर जो है, हमारे मुल्क में हर जगह लोग गेस कर रहे हैं, तो अच्छा है गेस करते रहें। जो एक्चुअल बात है वो तो समझ में आ गई है, ईरान को भी समझ में आ गई है, इजराइल को भी समझ में आ गई है और इन तीनों मुल्कों को भी समझ में आ गई है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव डिफेंस, वही मैं आपसे कहने की बात कह रहा हूँ, ये बात अभी वक्त लगेगा समझने में, ये नई चीज़ क्या है। ये नई चीज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो हूती से लड़ाई करनी है क्योंकि उसने सऊदीज़ के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करा है। देखिए, बात ये है कि सऊदीज़ और यमनीज़ जो हूतीज़ हैं, इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई 12 साल पुराना है। अभी ये बढ़ गया है और सऊदी की बेवकूफ़ी से। अब वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल कहेंगी तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी पाकिस्तान का इसमें रोल क्या रहेगा कि दोनों साइड से बातचीत करके और देखना है कि किस तरीके से एक वाया मीडिया एक तरीका निकाला जा सके। देखिए, आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते हैं। और जहाँ तक यमनीज का ताल्लुक है, यमनीज आज बहुत ताकतवर हो गए हैं और यमनीज जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है। तो सऊदीज को समझना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ का गेम नहीं खेल सकते। हम जो है अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम इसमें भी खड़े हैं, वो नहीं होगा। ये सऊदीज की प्रॉब्लम है। देखिए, यूएई जो है उसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। सऊदीज ने और क्या किया है वो मैं आपको और बताता हूँ। इसके अलावा उन्होंने 30 और 31 जुलाई को ये 14 नेशन की मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन जो था उसको बना दिया। 14 मुल्क ले आए वो, उसमें सारे खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज माइनस यूएई, कि हम जो है वो रेड सी को खोलेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम का, वो भी अब इसका हिस्सा हो गया, ये जो मक्का का डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है। अभी तो हमें ये दो जो वर्ड्स हैं, जब तक इसकी समझ में नहीं आएगी, इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, सॉरी, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिटरेंस, ये दो वर्ड्स को समझना है। और इसकी समझ के लिए जाना पड़ेगा आपको 2023 को। यू हैव टू गो बैक टू 2013 वो समझने के लिए। अब वो इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्स, क्योंकि ये उस समय इजाद हुई थी, ये सोच ये इजाद हुई थी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मॉस्को में। और इसके बाद फिर उसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था। तो ये वो जो सोच है वो अरागची यहाँ लेकर आए हैं कि पहली बार जो एक विजन था उसको ग्राउंड पे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर विजन लाए हैं ईरानी, बैकिंग है इन दो ग्रेट पास की, चाइना की और रशिया की, और इसमें हैवी लिफ्टिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, टर्की कर रहा है। अब टर्की भी उसमें शामिल हो गया है। पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए 13 जुलाई को फील्ड मार्शल मुनीर गए थे मिल अंकारा, और वहाँ एयरपोर्ट पे उनको प्रेसिडेंट युर्डोगान ने रिसीव किया था।
उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात सारी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच समझनी पड़ेगी। और जहाँ तक ये एग्रीमेंट है, मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि पूरी डिटेल इसकी रिलीज नहीं करी है, क्योंकि अब अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अरे ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर खिलाफ है किसी के, तो रीजन में जो मिस्चीवियस कंट्री है, जो टेररिस्ट कंट्री है, वो है इसराइल। ये उसके खिलाफ है और इसराइल को मैसेज मिल गया है ऑलरेडी। कैसे मिल गया है इसराइल को मैसेज, वो भी सुन लीजिए। इसराइल को कैसे मैसेज मिल गया है कि जो इस साल का पेंटागन जो बजट है, जो मांगा है अमेरिका ने अपनी यूएस कांग्रेस से, जो पीट हेगसेथ ने मांगा है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो बजट है 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स। और उसके अंदर एक और भी स्टेटमेंट इंक्लूड करी है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस है वेस्ट एशिया के लिए, वो दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब अमेरिकन फौजें यहाँ से चली जाएंगी, प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से चले जाएंगे वेस्ट एशिया से, तो जो सेंट्रल कमांड है और जो CIA है, वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंडर आ जाएंगी। ये इसका मतलब है, और ये उसके खिलाफ ये जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट बना है, और इजराइल इस बात को समझता है। हाँ तो नाज़रीन, आप सबने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। क्या आप समझते हैं कि ये जो डील हुआ है, ये जो 3 ममालिक इकट्ठे हुए हैं, एक किस्म का इस्लामिक नेटो बनाया गया है, तो ये बहुत पहले बनानी चाहिए थी, या ये जो पहले राहिल शरीफ जिसका लीडर है उसी तरह तंजीम है जो मुस्लिम कंट्रीज़ ने बनाए हैं और उसका कोई काम नहीं है, कोई किरदार उसका नहीं है। तो अगर ये उसी तरह साबित हो गया तो फिर इसका फ़ायदा क्या। लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है कि ये उसी तरह नहीं होगा, वो उससे थोड़ा एडवांस होगा, आगे का लेवल का होगा, बेहतरीन होगा, कारकर्दगी इसकी बेहतरीन होगी। इसमें क्या क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं जो समझता हूँ इसमें वो ये होता है कि जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो जंगी जहाज़ वगैरह और जितने भी साजो सामान है जो पाकिस्तान ख़ुद मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। मतलब सऊदी अरेबिया इस पे पैसे लगाएंगे और फिर ये जो है अपना जो कारकर्दगी है उसको और बेहतर करेगा और चीज़ें बनाने की एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इससे ये जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये मज़बूत हो सकता है, पाकिस्तान कुछ हद तक आगे जा सकता है। इससे सऊदी को भी फ़ायदा होगा, दोनों जॉइंट ऐसे फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं दोनों ममालिक में। इसमें टर्की जो एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक्सपोर्टर है जो दुनिया में काफ़ी ममालिक से बहुत आगे है, जो ख़ुद चीज़ें बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगी साजो सामान बनाते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। तो ये तीनों ममालिक के पास जो भी तजुर्बा हुनर होगा वो तीनों का अब मुश्तरक हो गया है, तीनों एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा अगर सऊदी अरेबिया पर कोई हमला करता है तो ये दोनों जो ममालिक है, तुर्की और पाकिस्तान, ये उस हमले के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की के साथ भी खड़े होंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया मिलिट्री लिहाज से इतना मज़बूत कंट्री नहीं है। उनके पास बहुत जदीद किस्म के जो फाइटर जेट है, मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, रेडार सिस्टम है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट और इस तरह के डेविड स्लिंग, तो ये उनके पास है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो नहीं जानते। सऊदी अरेबिया के अपना जो अफवाज है, आर्मी, तो वो इतना काबिल नहीं है। इसके आगे तुर्की और पाकिस्तान के पास जो तजुर्बात है, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उनके साथ शेयर करेगा। वो जो आर्मी है सऊदी अरेबिया का, वो मज़बूत बनाने की दोनों जो ममालिक है वो कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये दोनों ममालिक जो आर्मी रखता है वो सऊदी अरेबिया की दिफा के लिए हाज़िर होगा।
और जो सऊदी अरेबिया है, जब ये दोनों ममालिक जंग में होंगे, हालाती जंग में, तो अगर वो आर्मी सपोर्ट नहीं कर सकता तो इसके अलावा उनके पास पैसा बहुत है, तेल बहुत है, उनके पास जियो पॉलिटिक्स जो लोकेशन जो है उनका बहुत बेहतरीन है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी ब्लॉक कर सकता है। सऊदी अरेबिया ये कर सकता है अगर जंग किसी ऐसे कंट्री से हो जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसके लिए इस्तेमाल करना बंद करना हो, तो वो कर सकते हैं। इसी तरह रेड सी जो है वो भी बंद कर सकते हैं सऊदी अरेबिया। उसको तेल सप्लाई करना इफ़ेक्ट, ये जो दो तंजीमें हैं, इफ़ेक और इफ़ेक प्लस जो है, उसके ज़रिए से उस पर बैन लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। तो सऊदी अरेबिया के पास काफ़ी पावर है। इसके आगे ये जो दो ममालिक हैं सऊदी अरेबिया, तीन ममालिक सऊदी अरेबिया, तुर्किया और जो पाकिस्तान है, इसके साथ ईरान भी शामिल हो सकता है। इस डील के अंदर ईरान भी आ सकता है। अभी बात भी चल रही है ऐसे सोशल मीडिया पर, और कुछ काफ़ी जो प्रूफ भी है कि ये बात सच भी हो सकती है। मुस्तक़बिल में ईरान इसमें शामिल हो सकता है। इसी तरह इजिप्ट जो है, और भी कंट्री है, कुवैत और बहरीन, कतर, अज़रबैजान, इसके अलावा भी मुस्लिम कंट्री तो बहुत बड़ी है। बांग्लादेश तो अब शायद शामिल होने वाला है। तो ये जो ममालिक है ये इसके अंदर आ सकता है। इसके अंदर आकर ये एक नेटो का रूप लेगा। नेटो ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ जंगों में शरीक होते हैं, लेकिन ये जो इस्लामी नेटो होगा, अगर ये इखलास से बनाई गई और काम आगे बढ़ाया गया, तो ये इसके अंदर एक मज़हबी टच भी है। मुसलमानों का जो एक अक़ीदा है, एक भाई अगर मुसीबत में है तो दूसरे पर ये वाजिब है कि वो भी उसके साथ जाकर खड़े हो जाए। तो ये एक इस्लामी टच जो है ये भी इसके साथ शामिल है। तो इसी तरह ये नेटो से ज़्यादा मज़बूत हो सकता है। वैसे भी अगर देखा जाए कि जो भी मुल्क अगर किसी अपने अवाम को ये इजाज़त देते हैं कि आप जाओ फला कंट्री के साथ खड़े हो जाओ, तो वो रुकते नहीं है, फिर जाते हैं। जैसा कि सोवियत यूनियन के वक्त पे काफ़ी इस्लामी ममालिक जो थे अमेरिका के साथ इत्तेहादी थे, तो उन्हें कुल्ली छूट मिला था कि आप जाकर इन ममालिक से या ख़ासकर सोवियत यूनियन से लड़ सकते हैं अफ़गानिस्तान में। तो फिर वो लोग जो थे अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे। तो ये मेरा ओपिनियन था। आपका क्या है? अपने जो है वो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।